जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। यहाँ पे हमने लिखा है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 12वीं का चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य और इसका यह पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन क्लास है। अब से क्या करेंगे कि प्रतिदिन पार्ट वाइज आपको एक एक करके टॉपिक वाइज आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे आसानी से आप इस चैप्टर को समझ सकेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी मिल सकेगी और अपने आप पूरी वीडियो के देखें, आप पूरी समझ में आएगी। तो पहले देखिए कि प्रजनन स्वास्थ्य क्या है। प्रजनन स्वास्थ्य, इसमें हम लोग बचपन से ही स्वास्थ्य के बारे में परिचित होंगे, हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है, चूँकि जो लोअर क्लास होता है, मिडिल स्कूल का हो या प्राइमरी स्कूल है, वहीं से स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी जाती है बचपन से ही। लेकिन ये प्रजनन स्वास्थ्य एक नया चीज़ इसमें आ गया है। ये प्रजनन और स्वास्थ्य दो शब्द मिला है, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन इसमें सब मिल गया है। तो स्वाभाविक है स्वास्थ्य तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या है, ये प्रजनन है। तो प्रजनन संबंधी क्या स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, क्या स्वास्थ्य के लक्षण होना चाहिए, हम कैसे समझेंगे कि वो रिप्रोडक्शन के लायक है या नहीं है, या प्रजनन संबंधी क्या समस्याएं हैं। तो लगता है इसी से संबंधित बातें होगी जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं, देखिए हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस भारतीय समाज में रहते हैं, यहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रजनन के बारे में, जनन के बारे में, सेक्स के बारे में खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं। बात ऐसा है कि समाज का ऐसा ताना बाना है, समाज का परिवेश ऐसा है कि ज्यों ही किशोरावस्था में लड़का और लड़की प्रवेश करता है तो किशोर और किशोरी के मन में तरह तरह की बातें होती है प्रजनन संबंधी। बहुत सारे ख्याल मन में उभरते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि ये जो 10 से 19 साल का उम्र है, ये किशोरावस्था का उम्र है, ये एडोलसेंस एज है। और इस एज में क्या होता है कि बहुत सारे भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होता है, उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं। एकाएक लड़का में क्या होता है, दाढ़ी मुछाने लगता है, त्वचा तेलिया होने लगता है, चेहरा पे मुहासे आने लगता है, स्पर्म बढ़ने लगता है, जननांगों में बाल आने लगता है। तो ये जो उसके शरीर में बदलाव हो रहा है, भावनात्मक बदलाव क्या हो रहा है लड़कों में कि लैंगिक आकर्षण, जो लड़कियां हैं उसको देखकर आकर्षित हो रहा है, उसके प्रति ज़्यादा अटैचमेंट अनुभव करता है, या ख्यालों में खोया रहता है, दिवा स्वप्न देखता है, तरह तरह के सपने बुनता है। तो कई सारी बातें उसके मन में, उसके जेहन में उभरता है। इसी ढंग से लड़कियों में भी होता है। जब 10 से 19 साल का उम्र होता है, ये किशोरावस्था का जब उम्र होता है, तो लड़कियों में भी होता है, उसके शारीरिक अंगों में बदलाव होता है। जो लड़कियां कल तक बच्ची थी, आज एकाएक किशोरी हो गई, और उसके मन में भी बहुत सारे ख्याल आते हैं कि आखिर हमारे ये शरीर में परिवर्तन क्यों हो रहा है, स्तनों में उभार क्यों आ रहा है, जनन अंगों के आसपास बाल क्यों आ रहा है, पीरियड क्यों शुरू हो रहा है, मासिक धर्म क्यों आने लगा, ये ब्लीडिंग क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालों से वो जूझते रहती हैं। तो सामान्य रूप से देखें तो लड़का एवं लड़की दोनों के साथ इस किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव के कारण उसकी भावना में परिवर्तन, उसका समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन, समाज के लोगों के साथ उसका जो एक तालमेल है उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन इसी समय हम क्या देखते हैं कि उसके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहा है उसका जवाब कोई सही नहीं दे पाता है। इसका कारण क्या है कि हमारा जो भारतीय समाज है, यहाँ पे सामाजिक परिवेश में यौन पर चर्चा करना, सेक्स पर चर्चा करना एक झिझक, शर्म और एक तरह से गलत दृष्टि से देखते हैं। हम लोग हर चीज़ के बारे में बताते हैं, अपने बच्चे एवं बच्चियों को, किशोर किशोरियों को हर चीज़ की शिक्षा देते हैं, लेकिन उसे सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं, उसके साथ सेक्स के बारे में खुलकर बातें नहीं करते हैं, और इसे समाज दूसरे नज़रिया से देखता है। जिसके कारण क्या होता है, किशोर एवं किशोरियों में भटकाव होता है, वो गलत रास्ते पे चल जाता है और
उसी का जो साथी होता है, जो लड़के एवं लड़कियां हैं, उसी के हम उम्र के जो साथी हैं या उससे जो 1-2 साल बड़े हैं, तो वो क्या होता है, उसका मार्गदर्शक बन जाता है। उसके मन में जो सवाल उत्पन्न होता है, उन सवालों का जवाब कहाँ ढूंढता है, अपने दोस्तों के साथ या अपने जो कलीग्स हैं या उसके जो सीनियर हैं जो 1-2 साल बड़े उम्र के हैं, उससे वो सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करता है, या फिर कई पत्र पत्रिका, मैगजीन या फिर अश्लील साइटों से वो सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि आधा अधूरा, मिथ्या, गलत और भ्रमित करने वाला सवाल होता है। इस तरह से क्या होता है कि किशोर एवं किशोरियों का जो मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी में भी बदलाव आता है और उसका भावनात्मक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो सबसे बेहतर क्या है कि जैसे हम अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा देते हैं, उसी ढंग से सेक्स एजुकेशन भी दें, यौन शिक्षा भी दें, क्योंकि ये तो प्राकृतिक चीज़ है। हर व्यक्ति में एक उम्र के बाद जब वो किशोरावस्था में जाएगा तो उसे उस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इस स्टेज से गुजरता है, किशोर एवं किशोरी, लड़का एवं लड़की के शरीर में अगर हार्मोन बन रहा है, अगर, तो स्वाभाविक है बात है वो सही है। अगर नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो गलत है। लेकिन होता क्या है कि मान लिया जाए कि कोई लड़का है, अगर उसका उम्र 15 साल हो गया, 16 साल हो गया, फिर भी दाढ़ी मूछ नहीं आ रहा है, तो वो किस हीन भावना से ग्रसित हो रहा है। क्योंकि उसी के उम्र के और जो साथी लोग हैं उसको उसमें मूछ का हल्का हल्का आना शुरू हो गया है, या गुप्तांगों में बाल हो गया है, स्पर्म बढ़ना शुरू हो गया है, उसका वीर्य रसस्खलन होना शुरू हो गया है। इसी ढंग से लड़कियों में भी मासिक धर्म होना शुरू हो चुका है, स्तन में उभार आना शुरू हो गया है। लेकिन माना जाए कि इससे इतर, इससे थोड़ा सा अलग अगर किसी लड़का या लड़की में इस तरह के लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक चिंता का विषय है और इसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए, विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपने बच्चों से खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं, ना तो परिवार में, ना ही समाज में, ना ही विद्यालय में। तो शिक्षकों की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर शिक्षक इसमें पहल करे तो किशोर एवं किशोरियों को सही सही जानकारी दे सकते हैं, और उसके मन में जो तमाम तरह के उलझन है, तमाम तरह के प्रश्न है, उसका सही सही समाधान हो सकता है, उसका समस्या का निराकरण हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अक्सर विद्यालय में भी शिक्षक लोग पढ़ाने से हिचकते हैं, झिझक होता है मन में कि हम आखिर सेक्स के बारे में कैसे बोलें, सेक्स के बारे में इन बच्चों के सामने कैसे हम खुलकर बातें करें। लेकिन क्या झिझक, शर्म और नहीं बताना समस्या का समाधान है? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपके सामने जो बच्चा है या बच्ची है, उसके मन में तो स्वाभाविक रूप से ये ख्याल आएगा ही, उसके मन में तो ये प्रश्न उभरेगा ही, और आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त उसे सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उस वक्त उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। जब सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो क्या हो, उसके मन में भटकाव होगा, वो गलत रास्ते को भी अख्तियार कर सकता है, गलत रास्ते पर भी जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि हमें उन बच्चों को सही वक्त पर सही जानकारी दें, ताकि बाद में आने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके, गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सके, और इस तरह से उन बच्चे एवं बच्चियों का सही ढंग से शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा, उसका भावनात्मक विकास होगा, और वह स्वस्थ नागरिक बन सकेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य किसको कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ समझ कर पढ़ेंगे, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और फिर भी आप लोग को किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो समझने में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके मन में जो भी सवाल उभरेगा, जो भी सवाल आएगा, उसका हम लोग समाधान कर सकें। तो चलिए देखिए, सामान्य अर्थों में अगर देखें प्रजनन स्वास्थ्य का, तो लगता है कि प्रजनन अंग का स्वस्थ होना ही प्रजनन स्वास्थ्य है। ये सामान्य अर्थ है। तो सब प्रजनन अंग में क्या है, लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन। ये लैंगिक अंग मतलब सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन का स्वस्थ होना ही क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य है। तो सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा, सेक्स ऑर्गन में जैसे अगर हम लोग देखें सेक्स ऑर्गन, तो मेल और फीमेल, इसको बांट सकते हैं मेल और फीमेल, अर्थात पुरुष और महिला। तो पुरुष में क्या क्या होगा, सबसे पहले विड्सन, सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्या होगा, सीसन।
पिट्सन को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेस्टिस। और सीसन को क्या कहेंगे? पेनिस। और इसी ढंग से फीमेल में कौन होगा सेक्स ऑर्गन? पहला अंडाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओवरी। और दूसरा क्या होगा? योनि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वेजाइना। ये लैंगिक अंग हैं। तो सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो लैंगिक अंगों का स्वस्थ होना और सामान्य, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, सामान्य क्रियाकलाप, इसका मतलब फंक्शन। अगर किसी भी व्यक्ति का टेस्टिस सही हो और पेनिस सही हो और लड़की में ओवरी सही हो, अंडाशय सही हो और योनि सही हो, सही सलामत हो, पूर्ण रूप से विकसित हो और वो सही ढंग से काम करे, तो सही ढंग से काम करे इसका मतलब क्या है? विर्सन है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस का क्या काम है? विर्सन का क्या काम है? विर्सन का काम है शुक्राणु को बनाना, स्पर्म को बनाना। और उसी ढंग से पेनिस का क्या काम है? तो पेनिस का 2 काम है, एक तो मूत्र मार्ग का काम करता है, यूरिन को बाहर निकालता है शरीर से, और दूसरा क्या है? ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। शारीरिक संबंध जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें स्पर्म को, वीर्य को मादा के योनि में प्रवेश कराता है। कौन? सीसन। अगर ये काम सक्षम है, सही ढंग से कर रहा है, तो इसको सामान्य अर्थों में, समान व्यापक अर्थों में नहीं, सामान्य अर्थों में हम लोग कहते हैं प्रजनन स्वास्थ्य। उसी ढंग से अगर हम महिला का केस देखें तो इसमें अंडाशय अगर सामान्य हो, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो, ओवम का निर्माण सही सलामत होता हो और उसका योनि सही हो, योनि का छिद्र सही हो, योनि में किसी ढंग का इन्फेक्शन नहीं हो, तो सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि वो प्रजनन रूप से प्रजनन अंग सही है, वो प्रजनन स्वास्थ्य उसका सही है। लेकिन ये सामान्य अर्थ है, एक सिंपल है। लेकिन व्यापक अर्थों में हम लोग देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? WHO। तो व्यापक अर्थों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी परिभाषा को लिखा और इसमें कंप्लीट, संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, WHO ने कहा कि जनन के सभी पहलुओं, ये सभी जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक मतलब फिजिकल, भावनात्मक मतलब इमोशनल, व्यवहारात्मक एक्शन और सामाजिक स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म है। शारीरिक, पहला शारीरिक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा व्यवहारात्मक और चौथा सामाजिक। 4 एंगल से कह रहा है देखने के लिए। किसी भी व्यक्ति को जनन स्वास्थ्य और सही सलामत है या नहीं, उसका स्वस्थ है या नहीं, तभी कह सकते हैं जब वो शारीरिक रूप से हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सामान्य अर्थों में तो सिर्फ शारीरिक रूप से देख रहे हैं कि पुरुष है तो उसमें टेस्टिस है या नहीं, टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है या नहीं, अगर स्पर्म बन रहा है तो फिर स्पर्म का काउंट कितना है, स्पर्म का काउंट सही है कि नहीं, स्पर्म की संख्या सही है कि नहीं, शुक्राणु की संख्या पर इजुकुलेशन, प्रति रसखलन सही है या नहीं, उसमें स्पर्म जिंदा कितना % है, तो जो इसका नॉर्मल आंकड़ा है उसको टच कर रहा है कि नहीं। और सीसन की लंबाई कितनी है, सीसन में करापन आ रहा है या नहीं, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने के लिए पेनिस में करापन आना जरूरी होता है, तो वो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसे शीघ्र पतन की बीमारी है, बहुत सारे होते हैं बीमारी, तो वो सब तो है नहीं। तो ये सामान्य सी बात है। उसी ढंग से महिला के केस में अंडाशय, जैसे एक महिला में 2 अंडाशय होता है, एक बायां तरफ और एक दायां तरफ, तो अंडाशय सही सलामत है या नहीं, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है या नहीं, उसी ढंग से योनि सही है कि नहीं, उसमें कोई किसी ढंग का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब एक सामान्य है, शारीरिक है। तो देखिए अक्सर होता क्या है कि जब देखेंगे कि किसी पैथोलॉजी लैब में कोई व्यक्ति जब अपना स्पर्म जांच करवाने आता है, या कोई महिला जब अपना डॉक्टर का सजेशन के अनुसार वो जब अपना जांच करवाने के लिए पहुंचती है, तो अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो देखने में बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, स्वस्थ है शारीरिक रूप से, तो वो बाहर से तो फिजिकली पूरा फिट लग रहा है, लेकिन जब उसका स्पर्म का एनालिसिस होता है, जब उसका स्पर्म का शुक्राणु का जब जांच होता है, तो मालूम चलता है 0% स्पर्म है।
जब उसको बताया जाता है कि आपके अंदर 0% स्पर्म है जिसके कारण आप पिता बनने में परेशानी हो रही है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो तो सोचता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर इतना हट्टा कट्टा है, तो फिर मैं कैसे मेरा कैसे स्पर्म 0% हो जाएगा। मेरे अंदर तो क्या कहते हैं, विपरीत लिंगों को देखकर आकर्षण भी हो रहा है, मैं तो सेक्स भी कर सकता हूँ, तो फिर मेरे अंदर 0% कैसा है। वो मानने को तैयार नहीं होता। एक बार दो बार जांच करवाता है, लेकिन तब पता चलता है नहीं, रियल में उसके अंदर स्पर्म की संख्या कम है। तो ये सब उसका फिजिकल मैटर है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है कि प्रजनन करने के लिए और संतान उत्पत्ति करने के लिए जो भी शारीरिक क्राइटेरिया है, शारीरिक जैसे यहाँ पे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, मतलब शुक्राणु का बनना, अंडाणु का बनना, पेनिस में करापन आना, योनि का सही सलामत होना, योनि में जैसे दो छिद्र होता है तो योनि मार्ग का सही सलामत होना, तो ये सब जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन WHO ने इसके साथ ही इसमें कुछ और बातें जोड़ी हैं, जैसे भावनात्मक, इमोशनल, व्यवहारात्मक और सामाजिक। इस शब्द का मतलब हम लोग समझते हैं। भावनात्मक का मतलब होता है कि सामने वाले के इमोशन का ख्याल रखना, क्योंकि सेक्स जो है ये संपूर्ण संतुष्टि का एक माध्यम तो है, लेकिन हमें सामने वाले की भावना का भी ख्याल रखना होता है। जैसे हम लोग आए दिनों देखते हैं पेपर में, अखबार में, न्यूज़ चैनल पर क्या देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने क्या किया कि कहीं पे सामूहिक बलात्कार किया, गैंग रेप किया। तो क्या सामूहिक बलात्कार हो रहा है या किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी की घटना हो रही है या ज़बरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो क्या उस व्यक्ति को प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखेंगे? क्या वो प्रजनन की दृष्टि से वो स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। वो सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ कैसे होगा? स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है कि जो मेरा सेक्स पार्टनर है, जो मेरा जिसके साथ हम शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो उसकी भावना का भी कद्र करें, अपनी मनमर्जी ना चलाएं, और जो समाज में जो अनैतिक यौन संबंध बनते हैं वैसी कोई बातें ना हो, इसमें भावनात्मक रूप से देखा जाता है। और जो बलात्कार की घटनाएं हैं वैसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि बलात्कार की घटनाएं और सामान्य शारीरिक संबंध दोनों में अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो वो फिजिकल एक्टिविटी वही है। लेकिन एक जगह क्या है कि जब सामान्य शारीरिक संबंध बन रहा है तो उसमें क्या है कि दोनों सेक्स पार्टनर का, दोनों जो मेल फीमेल है, दोनों की आपसी रजामंदी है, आपसी सहमति है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर बलात्कार की घटना होती है वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेल है, जो लड़का है, वो तो राजी तो है, लेकिन जो लड़की है वो राजी नहीं है। उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी भावना का तो ख्याल नहीं रखा गया। तो जब भावना का ख्याल नहीं रखा गया तो उसको हम कैसे स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं? वो कानून की दृष्टि में भी अपराधी है, वो गैर कानूनी भी है, और समाज की दृष्टि में भी वो मान्य नहीं है। और ऐसी घटनाओं पर जो कानून है अपने अनुसार काम करती है, और वो व्यक्ति क्या होता है, जेल के अंदर जाता है, कभी कभी फांसी की भी सज़ा होती है। तो जो बलात्कार की घटना है उसमें भावना का ख्याल नहीं रहता है, इसलिए उसको हम स्वस्थ नहीं मान सकते हैं। ये बहुत ही गलत है। व्यवहारात्मक, व्यवहार में होता है कि एक्शन में हम क्या लेते हैं, क्योंकि अगर हमें मान लिया जाए कि जो विपरीत लिंग है उसके प्रति सम्मान है, मन में भावना में है, लेकिन हम एक्शन में क्या करते हैं, तो वो व्यवहार में भी वो झलकना चाहिए। और सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है, ये देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य हर एक समाज की अपने अपने कुछ रीति रिवाज हैं। अगर हम समाज को देखें तो समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका अपना एक अलग ताना बाना है। क्योंकि अपने घर का ही हम एक उदाहरण लें तो घर में देखिए कौन कौन है, माँ भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, उसके अलावे चाची है वो भी स्त्री है, दादी है वो भी स्त्री है, बुआ है वो भी स्त्री है, मौसी है वो भी स्त्री है। तो महिला तो सब है, लेकिन क्या शारीरिक संबंध किसके साथ बनेगा?
तो जो हर एक समाज की अपनी कुछ प्रचलित रीति रिवाज हैं, धारणाएं हैं। तो हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से तो वाइफ हस्बैंड के बीच, पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनता है, लेकिन वहीं पर जो और स्त्रियां हैं उसके साथ शारीरिक संबंध वर्जित है। तो समाज का जो अपना रीति रिवाज है उसके अनुसार ही शारीरिक संबंध को बनाना जायज़ माना गया है। लेकिन फिर हम कहेंगे कि अखबार में देखते होंगे, न्यूज़ आता है कुछ इस ढंग की बात जो हम नहीं बताना चाहेंगे, आप लोग खुद पेपर में देखते होंगे, जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो पुलिस उसको पकड़ रही है। तो क्या है कि वो समाज के दृष्टि में गैर कानूनी है, समाज की दृष्टि में बहुत ही उसको घटिया माना गया है। तो वैसा शारीरिक संबंध जो समाज के लिए और समाज के लोगों के द्वारा, समाज के रीति रिवाजों के लिए अनुकूलित हो, उसके द्वारा मान्य हो, जो सामाजिक रिश्तों के लिए मान्य हो, तो उसको हम लोग प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रख सकते हैं और रखेंगे, क्योंकि हर एक समाज की अपनी अपनी प्रचलित धारणाएं हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक समाज ऐसा है जहां पर बहुपत्नी विवाह की प्रथा है। बहुपत्नी विवाह का मतलब है कि एक लड़का एक साथ 2 या 2 से अधिक लड़कियों के साथ शादी कर सकता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। तो वो उस समाज के लिए जायज़ है। इसका मतलब नहीं है कि बहुपत्नी विवाह हर एक समाज के लिए मान्य है। इसी के विपरीत अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे भी समाज हैं जहाँ पर बहुपति विवाह मान्य है। इसका मतलब है कि एक लड़की एक साथ एक से ज़्यादा लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है और वो जायज़ है। तो उस समाज के लिए जायज़ है, तो उस समाज का जो अपना प्रचलित रीति रिवाज है उसके अनुसार जायज़ है। इसका मतलब नहीं है कि उस अवधारणा को हम लोग हर एक समाज में क्या करें, फिट करेंगे, हर एक समाज को उदाहरण के रूप में देंगे, ऐसा नहीं है। जिस समाज की जो अवधारणा है, जिस समाज में जो रीति रिवाज है, उसी समाज के लिए वो मान्य होगा। उसी ढंग से हम लोग क्या देखते हैं कि कई समाज में ऐसे भी हैं जहाँ पर अपने क्लोज रिलेटिव, जो क्लोज संबंधी हैं, बहुत नज़दीक के संबंधी हैं, उनमें शादी वर्जित है। लेकिन कुछ समाज ऐसे भी हैं जहाँ पर उस अपने निकट संबंधी में भी शादी हो जाता है। तो हमें यह देखना होगा, चूँकि ये दुनिया में तो बहुत तरह के समाज हैं, बहुत तरह के धर्म है, रीति रिवाज है, पंथ के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, बहुत उनका अपना अलग सांस्कृतिक विरासत है, अलग तरह का उनका रीति रिवाज है। तो किस समाज का क्या मान्यता है, किस समाज में क्या प्रचलित धारणाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, उसके अनुसार हमको देखना होगा जो उस समाज के लिए वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, उस समाज के लिए वो मान्य है कि नहीं। तो चलिए कुल मिलाकर हम लोग फिर से एक बार देखें कि जनन स्वास्थ्य के अंदर एक संपूर्ण स्वास्थ्य को रखा गया है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ, शारीरिक रूप से, जो मोटा मोटी हम लोग सामान्य अर्थों में हम लोग शारीरिक रूप से ही समझते हैं, लेकिन WHO ने इसमें क्या जोड़ा, भावनात्मक। भावनात्मक का मतलब तो हम अभी लोग देखें ही कि सामने वाले जो है, जो सेक्स पार्टनर है, जो उसकी भावना का भी कदर करें, उसके साथ भी हम लोग सहमति के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। और इसमें जैसे रेप की घटना बोले, वो सब क्या जाएगा, अपवाद में आएगा। व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या है। एक समान अर्थों में क्या हुआ कि जनन अंगों का स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य है। लेकिन अगर व्यापक अर्थों में देखें, जिसको WHO ने बताया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है, तो उसने क्या बोला, यहाँ पे 4 बात है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से जो परिपूर्ण होता है, जो संपूर्ण होता है, उसी को क्या कहेंगे, प्रजनन स्वास्थ्य उसका सही है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हमें यह पता चले कि इतना समझाने के बावजूद भी कहाँ समस्या हो रही है आप लोगों को समझने में, ताकि उसका आंसर दे सकें और आप लोग इसे आसानी से सीख सकें। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, देखते रहिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस ज्ञान का लाभ हो। थैंक यू so much।